विद्यार्थी मित्र हो नमस्कार. मी LD ढगे आमच्या इनोव्हेटिव्ह यू पब्लिकेशनच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्र हो, आपणास माहीतच आहे की सध्या आपण MCQ ची टॉपिक निहाय व्हिडिओ सिरीज पाहत आहोत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 28 पॉवर जनरेशन अँड सबस्टेशन यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs पाहिले. पुन्हा एकदा आज आपणासमोर आमच्या पब्लिकेशनचे लेक्चरर शेख हैदर सर घेऊन आले आहेत द्वितीय वर्षातील 29वे युनिट ट्रान्समिशन व डिस्ट्रीब्यूशन यावरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs. विद्यार्थी मित्र हो, हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन मधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करण्यास विसरू नका. चला तर मग पाहूयात आपले 29वे युनिट ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन यावरील MCQs. तो पहला सवाल है, विच इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट द सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन्स सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ी जाती है? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन बी फीडर, ऑप्शन सी सर्विस लाइन, ऑप्शन डी सर्विस मेन. अब यहाँ पर क्वेश्चन हमको क्या है कि विच इलेक्ट्रिक लाइन्स मतलब कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट सबस्टेशन, किसको कनेक्ट करा? सबस्टेशन को, सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर, यानी सबस्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक कौन सी लाइन कनेक्ट करेंगे. अब यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन नंबर बी क्या है? फीडर, ऑप्शन नंबर सी सर्विस लाइन, ऑप्शन नंबर डी सर्विस मेन. अब अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सबस्टेशन है, इसको बोल रहे हैं हम S1, इसको बोल रहे हैं हम S1. अब यहाँ से क्या करने का, हमारे को एक डिस्ट्रीब्यूटर तक हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है. क्या करने का है? कनेक्ट करना. तो ये सबस्टेशन से लेके ये डिस्ट्रीब्यूटर तक का जो लाइन है इसको बोलेंगे हम फीडर. इसको क्या बोलेंगे हम? फीडर. क्या बोलेंगे उसको? फीडर. यानी सबस्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक जो लाइन फीड करेंगे, यानी जो लाइन कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे हम फीडर. क्या बोलेंगे उसको? फीडर. और जब भी हम फीडर डिजाइन करेंगे तो इसकी ओवरऑल करंट कैरिंग कैपेसिटी हम कंसीडर करें. क्या कंसीडर करेंगे? इसकी ओवरऑल करंट कैरिंग कैपेसिटी. यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फीडर. अगला सवाल है, व्हाट विल हैपन टू स्किन इफेक्ट ऑन द ओवरहेड कंडक्टर if the conductor diameter is small or less than 1 centimeter. अगर किसी कंडक्टर की रेडियस अगर कम होती है तो स्किन इफेक्ट पर क्या इफेक्ट होगा और क्या परिणाम होगा? ऑप्शन नंबर ए है डिक्रीज हाफ ऑफ द वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज टू मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी नो इफेक्ट रिमेन सेम, ऑप्शन नंबर डी बिकम नेग्लिजिबल. अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन किया गया है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर क्या हुआ? स्किन इफेक्ट ऑन ओवरहेड कंडक्टर इफ द कंडक्टर डायमीटर स्मॉल और लेस देन 1 सेंटीमीटर. अगर हम डायमीटर कम करेंगे तो स्किन इफेक्ट पर क्या इफेक्ट होगा? पहले तो स्किन इफेक्ट क्या होता है? स्किन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ करंट फ्लो थ्रू द आउटर सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर. मतलब क्या होता है? सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास का एक कंडक्टर है. क्या हमारे पास एक कंडक्टर है. अब ये कंडक्टर में क्या होगा? जब भी हम क्या करेंगे, व्हेन द कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू अल्टरनेटिंग करंट, यानी इस कंडक्टर में से अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ तो डीसी नहीं है, कौन सा? अल्टरनेटिंग करंट. मतलब इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो करंट कौन सा है हमारे पास में? AC करंट. कौन सा है? AC करंट. अगर अब AC करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर क्या हुआ? जो करंट फ्लो होगा तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम करंट फ्लो होगा हमारा आउटर सरफेस से. कहां से होगा? आउटर सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर. मतलब क्या होगा? एक कंडक्टर के बाहर भाग से, मतलब बाहर से, सभी आउटर सरफेस से. अब ये इसमें क्या होगा? जो भी इंटरनल एरिया हॉलो शेप में, उसकी वजह से होगा कंडक्टर की ऑटोमेटिक रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगे. अब क्या हो रहा है कि जब भी हम AC करंट फ्लो दे रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है? आउटर सरफेस से करंट फ्लो हो रहा है और बीच का जो एरिया उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा. तो क्या होगा? इसका जो ये है रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास में? इंक्रीज हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम अगर इसकी क्या करें, हमने डायमीटर अगर कम कर दिए तब क्या होगा? वहां पर अगर 1 सेंटीमीटर से अगर कम डायमीटर होगा तो वहां पर स्किन इफेक्ट नहीं होगा, यानी क्या होगा? बिकम निग्लिजिबल. इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिकम्स निग्लिजिबल. अगला सवाल है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन अ मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर IE रूल. IE रूल मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. अब इन IE नियम अनुसार मध्यम वोल्टेज यानी घरगुती इंस्टॉलेशन में कौन से भी दो कंडक्टर में का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर बी मोर देन 2 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर सी
मोर देन 1 मेगा ओम, ऑप्शन नंबर डी मोर देन 3 मेगा ओम। अब हम अगर क्या करें, बात करें इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। डोमेस्टिक मतलब क्या है, घर गोती। अब घर गोती जो इंस्टॉलेशन हमारे पास में घर के जो वायरिंग वगैरह है, इसमें क्या होगा, दो कंडक्टर में अगर मीडियम वोल्टेज है और दो कंडक्टर में का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो दो कंडक्टर में का इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, किसके लिए, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए होना चाहिए मोर देन 1 मेगा ओम। क्या होना चाहिए, मोर देन 1 मेगा ओम। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 1 मेगा ओम। अगला सवाल है, व्हाट इज ACSR स्टैंड्स फॉर। ACSR का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ऑप्शन नंबर बी है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ऑप्शन नंबर सी है एल्यूमिनियम कवर स्टील रेनफोर्स, ऑप्शन नंबर डी है एल्यूमिनियम कवर स्टील रेनफोर्स। अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास में ACSR का फुल फॉर्म क्या है। अब ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। क्या होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अब इसका मतलब होता क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, और इसका जनरली इस्तेमाल होता है कहाँ पे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में एज ए कंडक्टर बोल के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि जब भी हम क्या करेंगे, अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर लेंगे, एक सपोज हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब ये एल्यूमिनियम कंडक्टर की क्या होती है, जो ओवरऑल जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है क्या रहती है, बहुत कम रहती है, और क्या रहता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। अब ये क्या, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इजीली टूट सकता है। तो अब उसकी जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और उसको मोर फ्लेक्सिबल और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेंटर में हम क्या करेंगे, उसका स्टील वायर का इस्तेमाल करेंगे, किसका, स्टील का। और इसके आजू बाजू जो भी कंडक्टर रहेंगे, वो क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के, किस करेंगे, एल्यूमिनियम। तो इसको बोलते हैं हम ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। क्या बोलेंगे इसको, ACSR। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अगला सवाल है, व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इन AC डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस अडॉप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर। डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए वोल्टेज रेशियो क्या है। ऑप्शन नंबर ए 11 kV टू 415 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है 240 वोल्ट टू 110 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी है 415 वोल्ट टू 110 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी है 415 वोल्ट टू 240 वोल्ट। अब हमको क्वेश्चन क्या है कि वोल्टेज रेशियो क्या है, वोल्टेज रेशियो क्या है में AC में, क्या है में AC, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अडॉप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर। डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए जो कौन सा वोल्टेज रेशियो इस्तेमाल करेंगे। अब डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए अगर फॉर हमारे पास क्या है, सिंगल फेज है, कौन सा है, सिंगल फेज। तो सिंगल फेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कितना, 240 वोल्ट, कितना, 240 वोल्ट। अगर थ्री फेज है, कौन सा है, थ्री फेज, तो थ्री फेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। तो 415 वोल्ट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, 11 kV का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते। 11 के हम इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। उसके बाद में 240 वोल्ट 110 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते। 240 वोल्ट का में सिंगल फेज में, थ्री फेज में क्या होगा, 110 का नहीं है। अब थ्री फेज में 414 तो है, लेकिन 110 सिंगल फेज में नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, थ्री फेज के लिए 415 है और सिंगल फेज के लिए 240, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 415 वोल्ट और से 240 वोल्ट, मतलब एग्जैक्ट रेशियो होगा 415 वोल्ट टू 240 वोल्ट फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 415 वोल्ट टू 240 वोल्ट। अगला सवाल है, विच इज द परमिसिबल लोड फॉर लाइटनिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर आई रूल्स। आई नियम अनुसार घरगुती यानी डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में सब सर्किट में हम मैक्सिमम लोड कितना लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3000 वाट, ऑप्शन नंबर बी 1200 वाट, ऑप्शन नंबर सी है 2400 वाट, ऑप्शन नंबर डी है 800 वाट। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास हमको क्वेश्चन पूछा गया कि परमिसिबल लोड कितना है। क्या है परमिसिबल, मतलब मैक्सिमम अलाउेबल लोड, किसके लिए, लाइटनिंग सब सर्किट के लिए। किसके लिए, लाइटनिंग सब सर्किट। पहले तो ये देख लो कि भाई लाइटनिंग सब सर्किट होता क्या है। लाइटनिंग सब सर्किट वो होता है जहां पर हम क्या करते हैं, 5 एम्पियर का प्लग कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में फैन कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में उस पर लाइट कनेक्ट कर सकते हैं। यानी पावर सब सर्किट से पावर कोई भी एप्लीकेशन वहाँ पे इस्तेमाल नहीं, ऐसा हीटर गीजर मिक्सर ऐसा कोई भी इक्विपमेंट वहाँ पर कनेक्ट नहीं करेगा। जो भी लोड होगा बिलो 5 एम्पियर के नीचे होगा। मतलब वहाँ पे क्या करेगा, एक तो 5 एम्पियर का सॉकेट होगा जैसे मोबाइल चार्जिंग के लिए, प्लगिंग के लिए, कोई भी बिलो 5 एम्पियर, और उसके बाद में होगा वहाँ पर क्या होगा, लाइट और फैन। अब लाइट और फैन सब सर्किट पे हम मैक्सिमम परमिसिबल वोल्ट क्या मैक्सिमम परमिसिबल लोड कितना लगा सकते, तो मैक्सिमम परमिसिबल लोड हम वहाँ पे लगा सकते 800 वाट तक। कहाँ तक,
800 वाट तक, और मैक्सिमम अलाउेबल पॉइंट यहाँ पे 10 पॉइंट तक हम वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 800 वाट। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर इज यूज फॉर ओनली बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप प्रोटेक्शन के लिए कौन से प्रकार का और कौन से टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हॉर्न गैप अरेस्टर, ऑप्शन नंबर बी है रॉड गैप अरेस्टर, ऑप्शन नंबर सी है मल्टी गैप अरेस्टर, ऑप्शन नंबर डी है वॉल टाइप अरेस्टर। अब बैकअप प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, अगर इन केस सपोज हमारा जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है, जिसको हमने प्रोटेक्शन के लिए पर्पस के लिए जो इक्विपमेंट हमने ऐड करा सिस्टम में, वो अगर फेल होता है, वो अगर क्या होता है फेल टू ऑपरेट, अगर ऑपरेट करने से पहले अगर फेल हुआ और प्रॉपर प्रोटेक्शन अगर प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरा प्रोटेक्शन हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब उसको बैकअप प्रोटेक्शन। अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन हमारा फेल होगा तो सेकेंडरी प्रोटेक्शन उसको ऑपरेट करेगा। मतलब क्या, अगर कुछ फॉल्ट आने के बाद में सपोज हमने यहाँ पे क्या करें, एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे एक से लगा दिए और एक दूसरा सर्किट ब्रेकर ये लगा दिए। सपोज यहाँ पर फॉल्ट हो रहा, सपोज फॉल्ट ये हमारे पास, इसको CB1, इसको बोलेंगे सर्किट ब्रेकर CB2। अब क्या होता है, सपोज सबसे पहले अगर फॉल्ट यहाँ पर हुआ, यह फॉल्ट लोकेशन F1 अगर बोला, तो सबसे पहले क्या होना, नियरेस्ट सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होने को ना, कौन सा, नियरेस्ट टू फॉल्ट लोकेशन, जो भी फॉल्ट लोकेशन उससे पास में जो भी है वो पहले ऑपरेट होने को ना। तो मतलब प्राइमरी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, CB1। अगर इन केस ये अगर फेल हो जाता, ऑपरेट न होना, ये इसने प्रोटेक्ट नहीं करा सिस्टम को, तब क्या करेगा CB2, क्या करेगा, इसके बाद में ये ऑपरेट होगा। मतलब क्या है, ये इसको क्या करेगा, बैकअप प्रोवाइड करेंगे, क्या करेगा, उसको बैकअप प्रोवाइड करेंगे, मतलब क्या, सेकेंडरी प्रोटेक्शन। तो अब यहाँ पे बोले प्रोटेक्ट सेकेंडरी का, विच टाइप ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर, कौन से टाइप का लाइटनिंग अरेस्टर हम इस्तेमाल करेंगे कहाँ पे, फॉर बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। तो बैकअप प्रोटेक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रॉड गैप अरेस्टर। कौन सा, रॉड गैप अरेस्टर। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉड गैप अरेस्टर। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रॉस आर्म यूज इन इलेक्ट्रिक पोल्स। इलेक्ट्रिक पोल्स में क्रॉस आर्म का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सपोर्टिंग द लाइन कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस द कंडक्टर सैग बिटवीन सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी अवॉइड द शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर, ऑप्शन नंबर डी होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन्स। अब क्वेश्चन हमको पूछा गया है कि व्हाट इज द मेन पर्पस, मेन उद्देश्य क्या है किसका, क्रॉस आर्म का। किसका, क्रॉस आर्म का। कहां पर, जो पोल पे होता है, कहां पे होता है, पोल पे। अब सपोज हमारे पास में ये टावर है या फिर कोई पोल है, ये पोल के ऊपर के जो यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस आर्म लगा होता है, ये क्या है, क्रॉस आर्म। ये क्या है हमारे पास, क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या होता है, क्रॉस आर्म पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसुलेटर क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इंसुलेटर कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है, वो क्या करेगा, यहाँ भी हमारे जो कंडक्टर कंडक्टर क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। क्या करेगा, कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसको होल्ड करके रखेगा। यानी क्या होगा, जो भी यहाँ पे क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म के ऊपर क्या है, इंसुलेटर है, और इंसुलेटर होल्ड करने के लिए क्या है, क्रॉस आर्म पे क्या, इंसुलेटर किसको होल्ड करेगा, कंडक्टर को। यानी कंडक्टर होल्ड करने के लिए इंसुलेटर को होल्ड करने के लिए क्या है, क्रॉस आर्म। आ गया समझ में। तो इसका मतलब होगा होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन। क्रॉस आर्म का मेन जो पर्पस है क्या है, इंसुलेटर क्या करना, होल्ड करने का ओवरहेड लाइंस के। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइंस। अगला सवाल है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओवरहेड लाइंस कंपेयर टू अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइंस का क्या फायदा होता है। ऑप्शन नंबर ए पब्लिक सेफ्टी इज मोर, ऑप्शन नंबर बी नॉट लायबल टू द हजार्ड फ्रॉम लाइटनिंग डिस्चार्ज, ऑप्शन नंबर सी नो इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइंस, ऑप्शन नंबर डी फॉल्ट कैन बी लोकेटेड इजीली। अब क्वेश्चन ऐसा किया गया कि व्हाट इज द एडवांटेज, एडवांटेज मतलब फायदा किसका, ओवरहेड लाइन, किसका, ओवरहेड लाइन का, कंपेयर टू किससे कंपेयर में, अंडरग्राउंड के कंपेयर में। किसके कंपेयर में, अंडरग्राउंड केबल के कंपेयर में ओवरहेड लाइंस का क्या एडवांटेज है। अब ओवरहेड मतलब क्या है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, मतलब हवा में तो वायर लटकते दिखेंगे, और ऐसा ओपन सारे केबल क्या दिखेंगे, ओपनली दिखेंगे, जैसे टावर के ऊपर, पोल्स के ऊपर। अब ये होगा हमारे पास ओवरहेड। पब्लिक सेफ्टी है क्या, नहीं है, कभी भी वायर खाना टूट के कभी भी गिर सकता है, हवा से, पानी से, झाड़ से, की और कुछ एनिमल की वजह से। पब्लिक सेफ्टी ज्यादा नहीं है। अंडरग्राउंड क्या है, मोर सेफ्टी है। नॉट लायबल टू द हजार्ड फ्रॉम लाइटनिंग डिस्चार्ज, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, लाइटनिंग डिस्चार्ज कभी भी हो सकता है, क्योंकि हाइट भी अच्छा रहता है उसका। उसके बाद में क्या है, नो इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन लाइन, कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस हो सकता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, बाजू से कोई ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, कम्युनिकेशन लाइन जा रही है, उसके साथ भी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होना और इंटरफेरेंस होना। अब बचा गया ऑप्शन नंबर से फॉल्ट कैन बी इजीली लोकेटेड। हाँ, ये हो सकता है, यही आंसर है। क्या होगा
कि अगर क्या कई फॉल्ट अगर हो रहा तो क्या विजुअली यार आंखों से भी दिख सकता है और इजीली हम फाइंड क्या करते हैं, फॉल्ट लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर अंडरग्राउंड में अगर फॉल्ट अगर हो रहा है तो पूरा क्या करना पड़ता है, अंडरग्राउंड केबल उखाड़ के निकालना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा और उसका ओवरऑल मेंटेनेंस क्या लगेगा, ज्यादा भी लगेगा। इसलिए क्या होगा, ओवरहेड जो लाइन है, ओवरहेड लाइन का क्या है एडवांटेज एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड केबल, फॉल्ट कैन बी इजीली लोकेटेड, मतलब फॉल्ट को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉल्ट कैन बी लोकेटेड इजीली। अगला सवाल है व्हाई स्टील रेनफोर्स ACSR कंडक्टर इज यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंडक्टर ACSR ही क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बी टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन सी टू मिनिमाइज द लाइन सैग, ऑप्शन डी टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो वहां पर हम मोस्टली प्रेफरेबल मतलब ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ACSR कंडक्टर का क्या होता है फुल फॉर्म, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अब इसमें क्या होता है, क्या कि जो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम की क्या है, करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, अच्छी है, लेकिन मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या है, कम है, और ओवरऑल कॉस्ट क्या है, कॉपर के कंपेरेटिवली कॉस्ट कम है, इसलिए आप कॉपर क्या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो क्या है कम रहती, तो वो इजीली बेंट होना और टूटना आसानी से टूट सकता है। अब उसको बचाने के लिए और उसको ओवरऑल जो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, एक सेंटर में क्या करते हैं, स्टील कंडक्टर क्या करते हैं, स्टील कंडक्टर से। अब स्टील कंडक्टर के आसपास जो भी हमारे पास क्या है कंडक्टर होगा वो करेंगे एल्यूमिनियम कोर, क्या है एल्यूमिनियम, तो इसको बोलते हैं हम एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स कंडक्टर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसका जो मेन पर्पस है स्टील का, इसका मेन पर्पस क्या है, इसकी ओवरऑल जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो उसकी ताकत बढ़ाना, उसको और फ्लेक्सिबल बनाना है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, जो ACSR कंडक्टर का इस्तेमाल क्या करते हैं ओवरहेड लाइंस में, ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो एक स्टील वायर मतलब स्टील वायर बढ़ाने की वजह से उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लाइन में। यानी क्या होगा, वाई स्टील रेनफोर्स, स्टील रेनफोर्स का इस्तेमाल करने का वजह क्या है हमारे पास, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ AC ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली एडॉप्टेड। किस प्रकार की AC ट्रांसमिशन लाइन को हम यूनिवर्सली अडॉप्ट करते हैं और यूनिवर्सली इसको इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 फेज 4 वायर, ऑप्शन नंबर बी 3 फेज 3 वायर, ऑप्शन नंबर सी सिंगल फेज 2 वायर, ऑप्शन नंबर डी है 2 फेज 3 वायर। अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम कर देखते हैं तो यूनिवर्सली और सभी तरह हम इस्तेमाल करते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम। कौन सा? 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम क्या है, बाकी के कंपेरेटिवली क्या है, इकोनॉमिकल है। क्या है? इकोनॉमिकल, मतलब कम खर्चे में हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, 3 फेज 3 वायर का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 फेज 3 वायर सिस्टम। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज एट द डेड एंड ऑफ HT यानी हाई टेंशन ओवरहेड लाइन में डेड एंड पे कौन से इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्क इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर बी पिन इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर सी स्टे इंसुलेटर, ऑप्शन नंबर डी पोस्ट इंसुलेटर। अब हमको क्वेश्चन किया गया कि भाई डेड एंड का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास सपोज क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। अब ये ट्रांसमिशन लाइन के पास में यहाँ पर क्या हमारा ट्रांसमिशन लाइन एंड हो गई। अब इसके आगे हमारे पास में कोई भी ट्रांसमिशन लाइन आगे कुछ भी नहीं जाने वाला, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ये क्या डेड एंड मतलब लास्ट एंड है। अब यहाँ पर लास्ट एंड पे हम कौन से टाइप का इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और कौन से इंसुलेटर का उपयोग करेंगे, और उसमें एक ऐड किया गया हमको क्या HT, कौन सा टेंशन है, हाई टेंशन है। लो टेंशन पे अलग इंसुलेटर होगा और हाई टेंशन पे अलग इंसुलेटर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन किया गया हाई टेंशन पे यहाँ पे क्या होगा, ऐसा डेड एंड पे हम क्या करें, कुछ इंसुलेटर इस्तेमाल करें। अब ये इंसुलेटर क्या कौन सा होगा, डिस्क इंसुलेटर। कौन सा होगा? डिस्क इंसुलेटर। अब ये डिस्क इंसुलेटर क्या था हर एक डिस्क का जो रहती है कैपेसिटी अप टू 11 kV तक क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। यानी एक इसकी जो कैपेसिटी, एक डिस्क का कैपेसिटी है 11 kV। अब अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे पास में क्या है ट्रांसमिशन लाइन या फिर जो भी लाइन है, लाइन का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज के हिसाब से नंबर ऑफ डिस्क क्या करें, हम सीरीज में कनेक्ट करें। तो नंबर ऑफ डिस्क जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसको स्ट्रिंग भी बोलेंगे हम। अब यहाँ पर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डेड एंड पर हाई टेंशन लाइन पर हम इस्तेमाल करें कौन सा, डिस्क इंसुलेटर। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्क इंसुलेटर। अगला सवाल है व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्टर यूज इन ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में इस्तेमाल किए जाने वाले और उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गैल्वनाइज्ड आयरन, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी ACSR, ऑप्शन नंबर डी हार्ड ड्रॉन कॉपर। अब ट्रांसमिशन लाइन में
और ओवरहेड लाइंस में, ओवरहेड लाइंस का तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रहा फिर ट्रांसमिशन लाइन रहा, हम वहां पर ज्यादा मोस्टली प्रेफर करेंगे हम ACSR कंडक्टर। कौन था? ACSR, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ACSR। पुढील व्हिडिओमध्ये आपण युनिट क्रमांक 30 सर्किट ब्रेकर व रिलेज या चॅप्टरवरील काही महत्त्वपूर्ण MCQs पाहणार आहोत। तेव्हा भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये एका नवीन माहितीसह। हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा व आमच्या IVVP ऑनलाईन या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनमधील ऑल नोटिफिकेशनला क्लिक करा, जेणेकरून नवनवीन व्हिडिओची माहिती आपणास मिळेल। धन्यवाद।